हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुलदीप गौतम आज ऑनो स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपको तैयार कराएंगे फिजिक्स का नेक्स्ट अगला टॉपिक। और वो टॉपिक है हमारा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ circular disk due to due to a fixed point charge। ड्यू टू अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज का मतलब यहां पर क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है और वो कहां पर प्लेस है, इस पॉइंट पर। अब ये पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट चार्ज है और यहां फिक्स है, तो ये चाह क्या रहा है, ये कर क्या रहा है कि किसी डिस्क से डिस्क का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यहां कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर है, और ये पॉइंट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी तो वो कैसे, ऐसे, यानी कि समझिएगा ऐसे, ये ऐसे पॉइंट चार्ज है और ये कैसे जा रहा है, इस तरीके से। कैसे जा रहा है, इस तरीके से। और यहां पर कोई प्लेन सीट है ना, ये कोई प्लेन सीट है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक आपको वीडियो में, लास्ट वीडियो में छोड़ा था और वहां पर मैंने बोला था आपको, यहां कोई सिलेंडर था और इस सिलेंडर के लिए जब कोई पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ था, है ना, तो यहां जब कोई पॉइंट चार्ज रखा होगा, तो यहां से वो इसके इस एरिया से, यानी कि ये क्या है, कोई भी सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर के चारों तरफ से ऐसे करके और इस सिलेंडर के ऊपर वाले सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स नीचे निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर निकलेगा और कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके चारों तरफ से निकलेगा, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। इसकी भी करनी है, इससे कितना निकलेगा और नीचे से कितना निकलेगा। बहुत ही गजब का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा और तरीके से करिएगा। तो इसको करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके की चीजें पढ़नी होंगी। तो मैंने पहले क्या करना है, इसका वन साइड को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। जैसे ही वन साइड का करेंगे तो वन साइड का ये आएगा, फिर सेकंड साइड का ये आएगा, और टोटल के नेट में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाले सरफेस का आ जाएगा। समझ लीजिएगा, जैसे हमारे पास में ये कोई सिलेंडर है ना, और पॉइंट चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला और इससे निकलने वाला फ्लक्स दोनों को निकालेंगे और फिर हमसे इस पूरे कवरेज का फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक समझ लीजिए और इससे कितना निकलने वाला है इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो अब इसे निकालने के लिए हमने क्या किया, जब ये पॉइंट चार्ज है और यहां से बहुत सारी फील्ड लाइंस मान लीजिए इससे होकर के निकल रही हैं, तो जब ये यहां से पास होंगी, तो पास होने पर ये क्या करेगी, एक डिस्क बनाएगी। और इस डिस्क के लिए मैंने इस डिस्क की यहां से जो रेडियस है उसको स्मॉल आर मान लिया। कितना मान लिया? स्मॉल आर। ठीक है, इसको जब हम स्मॉल आर मान लेंगे तो इस डिस्टेंस को, इस वाली डिस्टेंस को डी आर, कितना मान लिया, डी आर।
तो ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। जो भी अल्फा थीटा जो भी आप लेना चाहते हो, थीटा या अल्फा ले लिया। तो जब ये अल्फा लेंगे तो कह रहा है कि इससे होकर के, किससे होकर के? इस डिस्क से होकर के, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यानी कि इस पूरी नेट डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 12th क्लास में इस बार अपीयर हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्टिवली पहले तो ये कैलकुलेट कर लें कि यहां से इस डिस्क पर कितना फ्लक्स रिलीज होगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि इस डिस्क से, यानी कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। देखिए बेटा, तो ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्रिक डिस्क। तो यहां से जो निकलने वाला डिस्क है, यानी से जो निकलने वाला फ्लक्स है, वो फाई ई इज इक्वल टू फाई ई, तो डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? अब क्वेश्चन ये बनेगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है? तो इस ई वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें हम, तो वैल्यू कहां पर कैलकुलेट करेंगे? तो इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इस पॉइंट का एरिया वेक्टर ये, यानी कि डी ए वेक्टर ये होगा। और जो ये फील्ड लाइंस इधर से निकल के जा रही है उसकी ई कहां होगी? यहां होगी। और जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल यहां बनेगा, यानी कि यहां अल्फा बनेगा। बात को, कंसेप्ट को बड़े तरीके से समझिएगा। मैं पेन चेंज कर देता हूं, समझिएगा। जो यहां से अल्फा निकल रहा है, और ये वाली वैल्यू हमने डी आर जो ली थी, ये वाली वैल्यू कितनी ली थी हमने? डी आर, ये राइट से थोड़ा सा दब गया है तो सेट बन गई है, तो इसकी वजह से ये अल्फा, तो इसका कंपोनेंट बनेगा एक अपर और एक ये, तो इसके साथ जो कंपोनेंट बनेगा उसका नाम कितना हो जाएगा? ई कॉस अल्फा। कितना बनेगा? ई कॉस अल्फा, ई वेक्टर कॉस अल्फा। क्लियर है? तब ई कॉस अल्फा, ये वाली वैल्यू आर, इस वाले पॉइंट को एक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिवली हम ले लेते हैं एक्स। ये तो फिक्स रहेगी, ये वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी किसी भी डिस्क के लिए, किसी के भी लिए अगर हम काम करेंगे तो उसके लिए क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक है ना? तो इस ये वाली वैल्यू जो फिक्स है ये x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x, ये इसका ओरिजिन फिक्स है। लेकिन जो चेंज हो रहा है, तो यहां पर इस कंप्लीट डिस्क के लिए ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू का नाम हम क्या रखेंगे? इस वैल्यू का नाम अगर हम रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आर है और ये कितना है? एक्स, तो इसकी वजह से ये पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो यानी वो इसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी? इस वाले की, जो अंदर वाली है, इस वाली की, इसकी वैल्यू होगी। कितनी होगी? ये होगी। तो अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है, तो तरीके से देखिएगा, ई की वैल्यू यानी कि डी फाई ई इज इक्वल टू कितना? ई की वैल्यू कितनी है? ई कॉस थीटा, ई कॉस अल्फा इनटू इसकी वैल्यू कितनी है? डी ए। किस पॉइंट के लिए बात की हमने? इस पॉइंट के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब हम इस पॉइंट की बातें कर रहे हैं तो इस डिस्क को यहां से निकाल करके हमने क्या किया? बाहर। इसकी वैल्यू ये कितनी थी? डी आर। और यहां से इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी बन जाएगी? 2 पाई आर। चेक कर लीजिए, चेक करिए, ध्यान से समझिए इसे।
चेक करिए, जब इस डिस्क को निकाल करके, जो पीली वाली दिखाई दे रही है, इसको डिस्क को बाहर निकाल करके हम ऐसे करके रख देंगे, यानी कि उसको सीधा कर देंगे, तो सीधा कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके डिस्क के लिए 2πr सर्कमफेरेंस हो गई इसकी, और ये dr इसकी मोटाई हो गई, यानी कि dr। क्लियर है? क्लियर है ना? समझ लीजिए इसको। तो इसके लिए तो हम इसका dA यानी कि इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया की वैल्यू हमें यहां लगती है। बात समझ में आ रही है? तो चलिएगा इसकी वैल्यू रखते हैं, कितना, समझ में आ गया होगा ना? ध्यान से समझिए इस बात को प्रॉपरली इसको। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो dA निकालेंगे, तो dA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr इंटू dr, 2πr इंटू dr, इस पूरे की, यानी कि इस वाले की। ठीक है ना? तो इस वाले के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो वो चाहे हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो, जिस जगह पे भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना? अब बढ़ेगा कौन, जैसे जैसे हमारा r बढ़ेगा, तो r कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, आंसर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इस r को हम क्या लेने वाले हैं, इसे क्या लेने वाले हैं, इसको हम कैपिटल R लेंगे। ठीक है ना? तो जब इंटीग्रेट करेंगे सारे की बात, तब हम इसकी भी बातें करेंगे। तो बात समझ लीजिएगा। तो E की वैल्यू कितनी है, तो अब इस पॉइंट के कारण के रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो वो वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और जो रूट आया था वो रूट स्क्वायर होने की वजह से कट जाएगा, और इनटू में dA की वैल्यू कितनी है, ये 2πr इंटू dr। क्लियर? लेकिन अभी एक और वैल्यू रह गई इसमें, कौन सी वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू। अब कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, तो कॉस अल्फा के लिए इस वाले ट्राइंगल की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं, इसकी। तो ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, इसका नाम O, इसका नाम P, और इसका नाम Q दे देते हैं, है ना? ट्राइंगल OPQ से। तो OPQ से अगर हम बातें करें, तो OPQ क्या है, इस तरीके का ट्राइंगल है। तो ये कौन एंगल कितना था, अल्फा, ये वैल्यू कितनी थी आपकी r, और ये वाली वैल्यू कितनी है, रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी है, x, है ना? इसका नाम कितना है, q, और इसका नाम o, और इसका नाम p, है ना? तो यहां से cos अल्फा अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपका, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। जब यहां पुट करेंगे x अपॉन अंडर रूट में कितना, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर? इस वाली वैल्यू के लिए अब हमें ये किसके लिए, इस डिवीजन के लिए, लेकिन हमें तो पूरे कंप्लीट के लिए काम करना है। कंप्लीट का मतलब क्या है, इसके लिए भी काम करना है, इसके अंदर भी काम करना है, सबके लिए काम करना है। तो 0 से r तक के लिए, 0 से r तक के लिए कंप्लीट काम करना है। तो कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें इंटीग्रेट करेंगे तो d फाई e को इंटीग्रेट किया तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। अब वैल्यू आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये पाई से ये पाई, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन को लगाते हैं r के साथ में। तो देखिएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट
इनटू में कितना कितना रह गया अंदर, स्मॉल आर, एक्स को बाहर ले लो, स्मॉल आर डी आर, है ना, अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। और लिमिट कहां से, 0 से कहां तक जाना है, कैपिटल आर। आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से आर तक। तो ये किसके लिए काम कर दिया, कंप्लीट के लिए। तो यहां भी लगा सकते हैं 0 से कहां से, 0 से आर तक, और ये वाली वैल्यू भी आपकी 0 से आर तक। तो ये सिंप्लीफाई हो गई आपकी। क्या कर लिया आपने, 2 से 4 को काट दिया 2, पाई से पाई को काट दिया। अब कितना रह गया, r इंटू डी आर। तो r इंटू डी आर, एक्स ये था उसको बाहर ले लिया इन दोनों के लिए। तो इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2, दोनों को ऐड किया तो 3/2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। क्लियर करिएगा, इसकी पावर कितनी है, ये कितनी है 1, ये कितना है 1, और ये वाली वैल्यू कितनी है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, तो 1 और 1/2 को मिला करके कितना हो जाएगा 3/2। समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब इतना हो गया तो ये कितना हो जाएगा, QX अपॉन 2ε0। ठीक है, अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इसको इंटीग्रेट किया कैसे किया जाए। तो इंटीग्रेट करने का यहां पर हम जो इंटीग्रेट करते हैं तो बाई सबस्टिट्यूशन मेथड, है ना, इंटीग्रेशन का सबस्टिट्यूशन। अब वो क्या होता है उसको यहां से चेक करिएगा। हमने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो हम इस वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेते हैं। कितना मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे ही हम टी स्क्वायर मानेंगे, क्या मानेंगे, टी स्क्वायर मानेंगे, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए हम किसके रेस्पेक्टिव करें, आर के रेस्पेक्टिव। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो हर कंडीशन में 0 ही, हर कंडीशन में क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। और कांस्टेंट वैल्यू कौन है यहाँ पर, एक्स, तो एक्स तो कांस्टेंट रखो, है ना। और आर को क्या करेंगे, आर वेरिएबल है, तो यानी कि आर के रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेट करना है। तो आर के रेस्पेक्टिवली जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना है हमको, डिफरेंशियल कर दिया, इनटू 2t, और क्या dt अपॉन dr। क्लियर। अब इसको यहां से तो सॉल्व करेंगे, 2r इज इक्वल टू 2t इंटू dt अपॉन dr लिख लिया। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। जब 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो dt अपॉन dr, और यहां पर 2 से 2 कैंसिल। जब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr इज इक्वल टू हो जाएगा rdr इज इक्वल टू t इंटू dt। क्लियर हो गई बात। अब क्या चाहिए हमें, इसकी लिमिट है हमारे पास में। लिमिट कितनी है, 0 से r तक। तो 0 से r, यानी कि यहां पर हमारे पास में क्या कंडीशन होनी चाहिए, जहां जहां पर r आ रहा है वहां पर किसकी वैल्यू रख दें हम, कैपिटल R रख दें। तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद में इसको देखते हैं तो यहां बचेगा क्या, देखते हैं। dr r dr, तो r dr की वैल्यू कितनी बनती है यहाँ पे, स्मॉल t इंटू dt। तो t के रेस्पेक्टिव लेकर के आना है, ठीक है। और अब दूसरी वाली वैल्यू क्या बचती है आपकी, तो इसकी जगह पे तो आपने क्या ले लिया था, t, और t की पावर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर लिया था, t स्क्वायर अपॉन 2। तो इस स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इस स्क्वायर से
ये 2 कैंसिल। क्लियर है? जब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो अब आप देख रहे हैं अब आप देख रहे हैं जब t से, तो यहां पर ये t से ये वाली वैल्यू टी क्यू से इस वाली वैल्यू को काट सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं अब की बात चेंज कर रहा हूं, बता रहा हूं। ये t से ये टी क्यू कट जाएगा कितनी बार? स्क्वायर टाइम्स। क्लियर है? तो स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा तो और वैल्यू कितनी है? 0 से कैपिटल आर। अब ये 0 से कैपिटल आर, अगर मैं इस वाली वैल्यू में अगर आर की जगह पे कितना रख सकता हूं? 0। जैसे मैं आर की जगह पे इस वैल्यू में 0 रखूंगा तो लिमिट चेंज करेंगे, आर की जगह पे कितना है? 0। आर इज इक्वल टू 0 पुट करना है। कहां पुट करना है? इस वाली वैल्यू में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना? तो एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? टी बन जाएगा, है ना? दूसरी वाली वैल्यू क्या बन जाएगी इसमें? दूसरी वाली वैल्यू कैसे? फिर इसमें कितना रखेंगे? कैपिटल आर रखेंगे। तो ध्यान से समझने वाली बात इसमें यह है कि जैसे हम इन लिमिट को रखेंगे तो इस लिमिट को रखने के लिए x तो हमारे पास में पहले से ही कांस्टेंट है, तो हमारे पास में बढ़ तो आ रहा है ना, आर बढ़ रहा है। तो इस बात का हम इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कि इसकी लिमिट को चेंज किया जाए। लिमिट इतना ही रखेंगे और लिमिट जब वैल्यू रखेंगे तो आर को चेंज कर देंगे, टी को सीधा चेंज कर देंगे, टी की ये वाली वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया यहां से? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट 10 की पावर इसकी t की पावर 2 रहेगी ना, ऊपर जाएगी तो कितने टाइम्स कटेगा? ये 2 टाइम्स। तो t स्क्वायर, तो t की पावर -2 प्लस के 1 अपॉन -2 प्लस के 1 इंटीग्रेट कर दिया और 0 से कैपिटल आर। और इसके आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, तो यहां से आप कर सकते हैं उसे। तो आपकी जो वैल्यू थी एक बार देख लेते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, और यहां पे आपका इंटीग्रेशन था, है ना? यहां पे आपका इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन में कितना है? एक्स, और यहाँ पे बच गया, देखो ध्यान से थोड़ा सा सॉल्व और कर दूं मैं यहाँ पे। q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? t की पावर। तो t कितना रहेगा? -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से कैपिटल आर। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं -1 अपॉन t और 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। ठीक है? अब यहां से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कितना है? एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या थी? इसमें कि ये वाली जो वैल्यू है ना, तो ये कौन सा चाहिए? ये वाला थीटा चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये थीटा चाहिए। कौन चाहिए? ये थीटा चाहिए। देखिएगा, इस पर कौन चाहिए? ये थीटा चाहिए। अब इस थीटा के लिए जो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि ऊपर वाला जो रूट निकल करके आएगा, ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी ऊपर वाले के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये अंदर वाले का इसका कितना था? अभी ऊपर जो लिखा हुआ था
एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ लीजिए, ये था टॉपिक। तो अब इसके लिए तो इस r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो इस r का r जो है वो कौन सी वाली वैल्यू थी, तो यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू, तो t की जगह पे कैपिटल R रखेंगे। नहीं, ये यहाँ हमें चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है, तो चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। अब इस वाली लिमिट को यहाँ पर जाकर के हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए क्या कंडीशन आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब लिमिट की वैल्यू को चेंज करने की जरूरत है, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स, ये कितना है आपका एक्स, तो एक्स की जगह पे कितना रखना है आपको, एक्स की जगह पे आपको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस आर की जगह पे कितना रखना है, 0 का स्क्वायर, 0 रख दिया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास में जब हम 0 पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स, कितना हो गया, टी इज इक्वल टू एक्स। तो टी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ की जो लिमिट है आपकी, लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी x, और ये वाली जो लिमिट हो जाएगी आपकी, अब कितना रखना है, t की जगह पे कैपिटल R, यानी कि r की जगह पे कैपिटल R, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस वाली के लिए कितना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो इस पे t इज इक्वल टू निकालेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो लिमिट ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये लिमिट आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और ये वाली वैल्यू रूट में रहेगी, कितना रूट में रहेगी, तो इस वाली वैल्यू को, तो अपर लिमिट, तो हमने ये क्या कर दिया, इसमें इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन अपर लिमिट, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक पहले से आता है और एक लिमिट का, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। क्लियर। अब यहां से फाई ई इज इक्वल टू आपका बन गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बड़े ध्यान से समझना, इस x का मल्टीप्लाई करना है, x अपॉन एक्स प्लस का है इसलिए पहले लिख लिया, ये माइनस का इसलिए बाद में लिखेंगे, x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, x से x कट जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ये फ्लक्स निकलेगा भाई साहब। अब इसको हम निकालने के लिए फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, बड़े ध्यान से देखिएगा टॉपिक, ये वाली कंडीशन थी आपकी, इस वैल्यू को आपने क्या माना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू थी आपकी x, और ये वाली वैल्यू थी आपकी कैपिटल R। कब, जब कंप्लीट डिस्क के लिए काम कर लिया आपने, तो ये वाला पॉइंट कितना था आपका, O ये था और Q ये था आपका और ये P था। अब यहां से ये वाला जो एंगल है अब कितना बन गया, ये थीटा, तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कैसा है, वहां पे कॉस अल्फा निकाला था, यहाँ कॉस थीटा निकाल रहा हूँ, कॉस अल्फा बैरियर हो गया, कहां तक, थीटा तक कन्वर्ट हो गया, तो अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना होती है, हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को क्या लिखा जाता है, ये, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, कितना लिख सकते हैं,
कॉस थीटा। अब वो वाला आर्टिकल चेक कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार, देखा ध्यान से, फिर से बता देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, सारी चीजें क्लियर हैं हमारी। ये चार्ज पार्टिकल था, इस चार्ज पार्टिकल ने बहुत सारी फील्ड लाइंस इसकी तरफ शिफ्ट की, तो इस डिस्क से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो यहां से जब ये निकालना है तो इससे हमने जो चार्ज पहुंचाया, कहां पे पहुंचाया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इससे कितना फ्लक्स हो निकल रहा है, तो उसकी वैल्यू, तो आंसर हमने इसका एंगल लिया, एंगल ले लिया अल्फा, और डी आर इसका डिस्प्ले, डी आर जो है वो इस वाले एरिया की मोटाई हो गई, है ना। तो अब इसको ई का जो कंपोनेंट है वो ई का कंपोनेंट कौन आ गया, ई कॉस थीटा इंटू डी है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलने वाला, फिर हमने कंप्लीट के लिए डिस्क के लिए फ्लक्स निकाल दिया, डिस्क के लिए फिर इसमें वैल्यू रख दी। जब हमने टी माना तो अगर हम टी यहाँ चाहते हैं तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, मैंने लास्ट में ले जाकर के इनको सब कुछ चेंज कर दिया है, आपको देखा भी है आपने। तो अब इसे कंप्लीट करने के लिए तो मैंने इस डिस्क को निकाल करके काट लिया और इसका एरिया यहाँ निकाल करके पुट कर दिया, तो जो वैल्यू कटनी थी उसको काट दिया, जो बच गया है उसको यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद में इसको उठा करके कहाँ ले गए, इसको उठा करके, तो जिसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर ले ली, बाकी जो वेरिएबल वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया, इससे सिंपल कर लिया, और ये मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, तो इससे कंप्लीट करते हुए इसको यहाँ ड्राइव कर दिया। लिमिट इसकी देखिएगा, मैंने वहाँ पे जो थी वो यहाँ पे चेंज कर दी हैं, और इस लिमिट को चेंज करके आप इससे पुट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गजब का टॉपिक है, 12th क्लास के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, मैं अब उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या था, हमको ये क्या था, कोई सिलेंडर दे रखा था, ठीक है ना। अब इस सिलेंडर से यहां जब चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इस चार्ज पार्टिकल से, इस चार्ज पार्टिकल से सभी साइड में बहुत सारी फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। तो मैंने इसको क्या किया कि यहां से इसकी जो रेडियस थी आर ले ली, पहले तो सिंपल बताएंगे, फिर वैल्यू चेंज करते जाएंगे, कंडीशन बनाते चलेंगे। तो ये भी आर है, और इसको भी हमने कितना ले लिया, आर, और इसको भी हमने कितना ले लिया, आर। अगर आप ये सोच रहे हो ये मैंने पतला बना दिया, इसे अगर हम चौड़ा भी बनाएंगे तो भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहां से, तो ये वाली वैल्यू, ये आर, और ये आर, ये आर, और ये वाली वैल्यू भी आर है। बात ऐसी समझिएगा, ये और इस तरीके से। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 45 डिग्री। ये एंगल कितने का, 45 डिग्री। क्यों बनेगा 45 का, वो भी आप समझिएगा। ये कितना है आपके पास में, आर, ये भी कितना है, आर। तो आर के जब ये दोनों आर होंगे, जब ये दोनों आर होंगे, ये दोनों डिस्टेंस आपस में, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये वाली जो एंगल बनेगा वो भी 45 का होगा, और ये भी 45 का होगा। ये क्यों, क्योंकि ये 90 है, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जाते तो ये कंडीशन है, सिंपल मैथमेटिक्स से जानते हैं आप इसे। चलिए, तो अब मैंने थोड़ा सा स्पेस कम है, इसकी वजह से मैंने इसको ऐसे ले लिया है, तो बात समझ लीजिएगा। तो इसकी वजह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। तो ये साइड भी आप 45, है ना। ऐसा करने से हमें मिलने वाला क्या है, इससे मिलने वाला क्या है, क्योंकि अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट में हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आ चुकी है, फाई ई इज इक्वल टू। तो इस कंसेप्ट का यूज करने के लिए मुझे वो टॉपिक लिया है आपको, तो मैं टॉपिक यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, कितना लिखा हुआ था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना है
1 माइनस कॉस थीटा। एक बार चेक कर सकते हैं आप, कितना है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, चेक कर लीजिए सेम है, ठीक है। तो अब फाई ई इज इक्वल टू, तो फाई ई कौन सा, इस वाले कंपोनेंट का, इस वाले कंपोनेंट का, किसकी बातें कर रहे हैं हम, इसकी बातें कर रहे हैं सर, इससे, है ना, समझ में आ रहा है, इससे, तो जितना इधर से निकलेगा उतना ही सर इधर से निकलेगा, क्लियर है ना, समझ में आ गया मजा, बस हो गया काम। Q अपॉन कितना लिखना है 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 45, कॉस 45, कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है सभी जानते हैं, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, क्लियर। इसको यहाँ पे ले जाइए, सिंपल, वैसे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, थोड़ा सा आगे और करें, 2 एप्सिलॉन नॉट करनी, यानी कि इसको रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी Q, ये वाली वैल्यू आपकी अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंप्लीफाई 1.414 माइनस के 1 इंटू, तो ये आपका मैथमेटिक्स है, Q अपॉन आप कहीं तक भी लेकर के जाइए, 2 इंटू 1.414 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो आप इससे निकाल करके पुट कर सकते हैं इसको, 0.414 Q अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 414 Q अपॉन 2828 एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड कर देना, जो वैल्यू होगी आपका आंसर होगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, ठीक है, सिंपल टॉपिक थे। अच्छा, इसमें एक और वैल्यू रह गई, मैं बोल रहा था इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा सर, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, यानी कि इसके चारों तरफ से कितना, तो बड़ा सिंपल है, फाई ई इज इक्वल टू, गॉस थ्योरम क्या कहती है, कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है ये, फाई ई इज इक्वल टू कहती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माइनस कितना कर देना है, माइनस इतना कर देना है Q, माइनस कर देना है आपको 414 Q, लैग कर रहा है 414 Q लैग कर रहा है, अपॉन 2828 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इधर लेकर के आएंगे आप, लैग कर रहा है ये, अच्छा चलिए देखिए 414 Q अपॉन Q अपॉन 2828 एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो इसको इधर लेकर के आएंगे 2828 2828 माइनस 4, क्या हो रहा है, चलिएगा इसे बेटा एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी आपकी वो इससे निकलने वाला, इसके चारों तरफ से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा,
ठीक है, तो आप ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आप इसको आर की जगह पे 2r लीजिए, है ना, 2r लेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, ये भी 2r ले लीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करा दिया। नेक्स्ट, अगला, ये भी बड़ा गजब का कंसेप्ट है और ये वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप 23 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में कंसीडर कर सकते हैं इसे। तो मैंने आपको कंडीशन सारी लिख दी हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शीट, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? हॉलो स्फीयर हो सकता है, हॉलो कंडक्टर हो सकता है ना, कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, लेकिन नॉन कंडक्टर जो इनसाइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। और सॉलिड हो सकता है, और सॉलिड कंडक्टर हो सकता है, सॉलिड भी कंडक्टर होगा। नॉन कंडक्टर के लिए केस अलग बनेगा। समझ में आ रहा है? ये किस पे? हॉलो पे काम करेगा। ये किस पे काम करेगा? कंडक्टर, नॉन कंडक्टर पे काम करेगा। नॉन कंडक्टर कब होना चाहिए? नॉन कंडक्टर होलो होना चाहिए। नॉन कंडक्टर कैसा होना चाहिए? होलो होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए। सॉलिड के लिए अलग केस बनेगा, और सॉलिड कंडक्टर होना चाहिए। तो इस पर भी, तो तीनों के लिए एक ही कंडीशन आती है अगर आपको बोर्ड में किसी भी तरीके से पूछा जाए तो इसके रेस्पेक्टिवली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, सबसे पहले जरूरत है। एक बार फिर से देख लें, हॉलो स्फीयर होना चाहिए। दूसरा, कंडक्टर होना चाहिए, हॉलो हो कंडक्टर हो चलेगा, हॉलो हो नॉन कंडक्टर हो चलेगा, हॉलो हो नॉन कंडक्टर हो चलेगा, हॉलो सॉलिड हो कंडक्टर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए कंडक्टर होना चाहिए। अगर सॉलिड है नॉन कंडक्टर वाली कंडीशन है तो वो अगला केस बन जाएगा, ये काम नहीं करेगा भाई। तो इन तीनों के लिए एक ही तरीका है सबके लिए। तो अब क्या है, तो ये हमने क्या ले लिया, इसे आप होलो समझ लें, आप इसको कंडक्टर हॉलो कंडक्टर समझ लें, हॉलो नॉन कंडक्टर समझ लें, सॉलिड समझ लें, जैसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। लेकिन कंडीशन तैयार होनी चाहिए, ये वाले केस बनने चाहिए। तो अगर हम इसको कैपिटल आर रेडियस ले लें इसकी, तो कैपिटल आर रेडियस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस स्फीयर के रेस्पेक्टिवली, इस स्फीयर के रेस्पेक्टिवली सभी डायरेक्शन में निकालेंगे तो कहां कहां पर लेंगे कंडीशन? एक तो P आउटसाइड हो सकता है, एक P इसके सरफेस पर हो सकता है, और एक P इसके इनसाइड हो सकता है। बात समझ में आ गई? एक P इनसाइड हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो जब ये इनसाइड हो सकता है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे? तो इसको हमने क्या दिया? प्लस चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज। अब जैसे ही हम इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर सेम यूनिफॉर्म शेप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या करेगा? इस पॉइंट से, इसके ओरिजिन से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाले सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कैसा सरफेस बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं, है ना। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? एक बार ध्यान से देखें, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है आपका? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्टिवली अब यहां पर मेरे को E वेक्टर और DA वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है थीटा इज इक्वल टू 0, तो अब सिंपल सी चीजें हैं। इस पॉइंट पी पर कितना फ्लक्स हो जाएगा? डी फाई ई हो जाएगा। कितना? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? डी ए। किसकी वैल्यू आई? डी फाई ई की। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। क्लियर? अब तो हमें किसके लिए काम करना है? कंप्लीट के लिए काम करना है। कंप्लीट के लिए तो क्या कर देंगे साहब? इंटीग्रेट कर देंगे। नेट गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट डी फाई ई, है ना? तो डी फाई ई कंप्लीट के लिए, ठीक है। तो वैल्यू लिखेंगे कितनी है? इंटीग्रेट करो, ई इंटू डी ए करो। अब ई तो कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर ले लेंगे। डी ए की वैल्यू, तो डी ए कितना बन जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल आर। इसकी कितनी थी? कैपिटल आर। सिंपल, फाई ई की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब क्या चाहिए आपको? फाई ई इज इक्वल टू कितना? बाय गॉसेस थ्योरम कितना चार्ज दिया था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कितना हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई ई की वैल्यू है, फाई ई की वैल्यू है। दोनों की क्या कर दो? कंपेयर कर दो। इक्वेशन सेकंड कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है भाई। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है भाई? क्लियर है? चेक करिए एक बार, ध्यान से देखिएगा। डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, वैल्यू रख दिया। वैल्यू के बाद में इसके दोनों के बीच में एंगल चाहिए। एंगल कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा। थीटा की वैल्यू 0 है, 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 है। 1 के लिए किसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू डी ए हो जाएगा। हमने ये किसके लिए निकाला? बाई पार्ट निकाला। इस पार्ट के लिए अब कंप्लीट के लिए काम करना है। तो कंप्लीट के लिए कैसे काम करना है? कंप्लीट के लिए ऐसे काम करना है। डी फाई ई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई इंटू डी फाई। तो ये आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंप्लीट के लिए लगा सकते हैं। तो कंप्लीट की वजह से हमने साइन चेंज कर दिया है, साइन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन लगा दिया है। साइन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन है ये। तो ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, तो ई तो ये, और इस वाली डी ए को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो गॉस की प्रमेय के पास गए, गॉस थ्योरम ले ली। गॉस थ्योरम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू को कंपेरिजन कर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अगला टॉपिक समझिएगा। इसमें एक और चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, समझिए, पकड़ने की कोशिश करिए। अच्छा टॉपिक है वो। देखो ये क्यू जो है ना, वो क्यू किसका है? इस अंदर वाले का है। किसका है? अंदर वाले का। चेक करो, क्यू अंदर वाले का, बाहर वाले का नहीं है। जब अंदर वाले का है तो इस क्यू की वैल्यू कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? तो क्यू की वैल्यू होगी, इस क्यू की वैल्यू कितनी होगी? इस क्यू की वैल्यू हो गई भाई इसके पास में सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू ए। और ए तो सिग्मा इंटू ए का मतलब है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कितना है? 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को यहां पुट करिए। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है? ये सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई करो 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 कैंसिल करो। किससे? वाइट से करेंगे, कैंसिल कर दो, है ना। जो बच गया उसको लिख दो, जो बच गया उसको लिख दो। यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास में। सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू
स्मॉल आर। ये वाला इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए, इसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिएगा, इसको मुझे कंप्लीट, ये अधूरा रह जाएगा फिर, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिछला। अब मैं चाहता हूँ कि ये सरफेस पे बाहर तो निकाल दिया, अब कहाँ लेना चाहते हैं हम, इसके ऑन साइड, यानी कि मैं इसके ऑन साइड, ऑन अ सरफेस लेना चाहते हैं। जब ऑन सरफेस लेंगे, ये आउटसाइड था, अब ऑन सरफेस लेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू, यानी कि हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी ई इज इक्वल टू कितना निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं इस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लिख दूंगा तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कहाँ हो जाएगा, ऑन साइड। कहाँ हो जाएगा, ऑन साइड। और जब ये ऑन साइड हो जाएगा तो भाई हमने तो एक और वैल्यू निकाली थी भाई, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू चेक करिएगा। इस क्यू की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और 4 पाई से 4 पाई, तो वैल्यू आ गई ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। देखिएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक अच्छा टॉपिक है ये। अच्छा, अब इनसाइड आप सभी जानते हैं क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू बड़ा सा जीरो। कितना होता है, बड़ा सा जीरो। ये कहाँ है, इनसाइड। इनसाइड कहाँ पर, जब हमें ये पॉइंट पी कहाँ ले लिया जाए, इस पॉइंट पर ले लिया जाए, तो इस पॉइंट पर ई इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि सर यहाँ फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट थे। बाकी हमारा अगला एक टॉपिक है, तो अगले टॉपिक को हम कल करने वाले हैं। और कल करने वाले हैं किसके लिए, ये कौन होना चाहिए हमारे पास, सॉलिड होना चाहिए, लेकिन कंडक्टर की जगह पर कौन होना चाहिए, नॉन कंडक्टर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत बहुत धन्यवाद।